नुकसान नहीं हो सकता। अर्थात महंगाई में उत्पादक हमेशा लाभ में रहा है। जब भी महंगाई हुई है उत्पादक हमेशा लाभ में रहा है। हाँ, जब भी सस्ता हुआ है उत्पादक को नुकसान हो गया, उसका उत्पादन प्रभावित हो गया पूरा का पूरा। याद करो उन दिनों को, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनको पता होगा कि आज से 30 साल पहले हम जो हमारी बारानी खेती से जो पैदावार होती थी वो ट्रॉली भर के हम अनाज ले के जाते थे मंडी, वापस आते थे तो वापस भी सामान से ट्रॉली भर के ले आते थे। बहुत सारा सामान खरीद लेते थे, पैसे भी बच जाते थे, इधर उधर शादी ब्याह के काम भी कर लेते थे, कई काम उन पैसों से हम करते थे। आज स्थिति यह है कि हम बेच के आते हैं, मिलता कुछ नहीं है। हमारी सारी फसल ले जाके दे आते हैं, खाली हाथ से आते हैं लगभग। अगर सारा हिसाब करें तो वो डीजल वगैरह के वो पैसे पूरे हो पाते हैं। ये हालत है हमारी। जब महंगाई थी तब हम फायदे में थे। जब हमारा अनाज, आज जो गेहूं बिक रहा है 2000 में, वो गेहूं आज से 20 साल 25 साल पहले भी 1500-1600 में था। 30 साल पहले भी यही स्थिति थी, गेहूं बाजरा ये सारे अनाज की। तो वो महंगाई थी, ऐसा देखा जाए अगर कंपैरिजन करें तो उस समय हम बड़े ठीक थे, हमारी स्थिति अच्छी थी। वो महंगाई का ज़माना बहुत अच्छा था हमारे लिए। और जो ये सस्ता किया है उसने हमारे पांव काट दिए बुरी तरह से। महंगाई हमारे लिए वरदान थी, परंतु महंगाई कम क्या हो गई, वो लोग माला माल हो रहे हैं दिनों दिन, जो सस्ता सा अनाज खरीद करके खा लेते हैं। बहुत थोड़े से पैसे लगते हैं उनको, अनाज मिल जाता है भरपूर। दालें, अनाज, तेल सारा 2-10 दिन की कमाई में लोग पूरे साल भर का इकट्ठा कर लेते हैं। कोई जमाना था 2-3 महीने की तनख्वाह से तो अनाज खरीदा जाता था साल भर का, और आज वो 10 दिन की कमाई में सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, सारी बचत हो जाती है। तो वो लोग निहाल हो गए जो कृषि पर आधारित नहीं थे, और हम दिनों दिन दुखी हो रहे हैं। कृषि जिंसों के भाव गिरने से किसान ही नहीं, कृषि पर आधारित जो भी धंधे हैं उनके व्यापारी भी दुखी हैं। कृषि व्यापार करने वाले जो मंडी के लोग हैं वो भी कमज़ोर हालत में दूसरे व्यापारियों की तुलना में। कृषि औजार, कृषि मशीनरी, इनके ऊपर जो भी पेस्टिसाइड जो भी धंधे करें वो भी दूसरे धंधों के बजाय थोड़े हल्के हैं, क्योंकि वो भी किसानों के साथ साथ वो भी मारे जा रहे हैं। तो ये हालत जो है वो हमारी सही सोच की कमी की वजह से खेती घाटे में है। ये केवल सुनने कहने की बात नहीं, निश्चित रूप से घाटे में है। ये कोई कहावत नहीं है कि खेती घाटे में है, और कहने मात्र की बात भी नहीं है। कभी जिन खेतों को किराए पर लेकर के लोग अपनी आजीविका चला लेते थे, हमारे जो खेत हैं इनको किराए पे लेता था कोई किसान कि मैं किराए पे लूँगा, इस पे काम करूँगा और मैं इसमें मुनाफा लूँगा। आज स्थिति यह है कि कोई खेत को बोने को तैयार नहीं, फ्री में किसी को देना चाहे कि मेरा खेत है तुम बुआई कर दे, पैदा जो भी हो तुम ले जाना, नहीं लेगा वो। नहीं मैं नहीं, तुम्हारा खेत तुम जानो, क्योंकि उसको पता है इसमें लागत ज़्यादा हो जाएगी और मेरे को मिलेगा कुछ नहीं, मजदूरी नहीं मिलेगी मेरी। इसके अच्छा तो मैं किसी के मजदूर जाऊंगा तो 2 रुपये लेके आऊँगा, इसमें कोई मजदूरी की गारंटी नहीं है। ये हालत है हमारे यहाँ पर। जब बात करते हैं हम सामान्य चर्चा में गांव में बात करते हैं भाई खेती नुकसान है, नुकसान नहीं है, सीधी सी वो किसान कहते हैं घर का काम करना आवे, घर मजदूर क्यों लाओ, मजदूरी न पैसा दे दो ना, तो दे इनके न पैसा दो, जो मजदूरी करना आता है उसको दे देते हो पैसे, तो फिर तो घाटा लगेगा ही। खुद काम करो घर के लोग सारे तो घाटा नहीं लगेगा। अरे तो भाई मजदूर तो बेचारा अपनी मजदूरी तो ले जाएगा ना, वो क्यों बिना मजदूरी के क्यों काम करेगा तुम्हारे खेतों में। जब हमारे खेतों में हमें हमारी पूरी मजदूरी नहीं मिल पाती तो उस खेती का क्या औचित्य फिर। अब उनका लॉजिक देखो, वो कह रहे मजदूर क्यों लगाते हो, खुद काम करो। तो भाई मजदूर को कोई हमको ज़्यादा मजदूरी थोड़ी दे रहे हैं,
उसकी दैनिक मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी वही दे रहे हैं, और फिर भी हम घाटे में जा रहे हैं। और हम काम करेंगे, इसका मतलब हमें हमारी न्यूनतम मजदूरी हमारे खेतों में नहीं मिल सकती, और हम 10-20 रुपये रोज की मजदूरी करके खेतों में काम करेंगे, कितने दिन तक कर पाएंगे हम ऐसे काम। जो हमारी कृषि जिंसों के भाव हैं उसको देखा जाए तो किसान को जो खेत में काम करता है, आप सरकार के उपक्रम चल रहे हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, अनुसंधान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, बहुत सारे सरकार के उपक्रम में जो खेती करते हैं, अब उनकी लागत को अगर देखा जाए, वो तो हमसे 10 गुना लागत लगाते हैं वहाँ पर। हम तो बहुत कम लागत में करते हैं, फिर भी घाटे में। उनकी लागत और उनका जो उत्पादन है उसका कंपैरिजन करके सरकार देखे तो किसानों की क्या दशा हो सकती है, परंतु ऐसा कोई देखा नहीं जा रहा है कहीं पर भी। तो मैं तो विशेष तौर से ये कह रहा था कि किसानों को इस साल बहुत ज़्यादा सावधान रहना। अनाज के भाव और डाउन है, पिछली साल की अपेक्षा सारा अनाज पहले वाला पड़ा है, अब हम और पैदा करने जा रहे हैं। ये खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, ये बड़ी चिंता का विषय है। तो हमें कैसी जिनसे बोनी है, क्या करना, पूरा सोच समझ करके काम करना। और हमारे यहाँ तो क्या है कि कुछ गाँवों में लोग खेती करना छोड़ चुके हैं, कई गाँवों में खेत पड़े रहते हैं, क्योंकि कोई खेती करने को तैयार नहीं है। जैसे मेरा खेत है, मैं जाके कहूँ किसी से कि कोई बो दो, उसको ऊपर से पैसे दूँ एक्स्ट्रा तो भी वो नहीं बोएगा। यहाँ मेरे गांव में विशेषकर काली ज़मीन ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है। तो फिर भी यहाँ अभी भी कोशिश है कि हम तो बोएंगे, इज्जत चली जाएगी अगर खेत नहीं बोएंगे तो। लोग कहेंगे कि इनके खेत खाली पड़े हैं, इज्जत के चक्कर में लोग क्या कहेंगे, इस वजह से खेती करनी पड़ती है, चाहे घाटा कितना ही लगो, और प्रति वर्ष एक्स्ट्रा कर्ज होता जा रहा है। यहाँ कई गांवों में खेत पड़े मैंने देखे हैं, और वो जो खेत पड़े हैं उनके संबंध में विशेष रूप से मैं कुछ युवाओं से और जो किसान नेता बन रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो उन गांवों की सूचियां मंगाए, कि वो खेत जो पड़े हैं उनकी सूची सरकार तक पहुंचाए, मीडिया तक पहुंचाए कि किसानों ने खेती करना बंद कर दिया है। मैं 8 साल तक ढींगसरा गांव में था, 1200 बीघा जमीन लोगों ने छोड़ रखी थी, बोते नहीं थे कभी, परंतु कोई जाकर के उसकी सूची नहीं दे रहा है। पटवारी तो खाली खेत लिख देता उनको, परंतु उसकी सूची जानी चाहिए। पर किसानों ने इस वजह से खेती बंद कर दी है कि खेती करने से घाटा होता है, खेती करने से नुकसान हो जाता है, इसलिए खेती करना बंद कर दिया। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय अगर देखा जाए तो, कि किसान खेती नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये अगर माहौल बन गया तो सरकार को उस समय सोचना पड़ेगा। अगर ऐसी बात पहुंचती है, यहाँ फिड़ौद में, इनाना में, हमारे आसपास कई गाँव में खेत पड़े रहते हैं। हमारे गांव में भी कई लोग बड़ी मुश्किल से लोगों को दे पाते हैं, खेत लेने को तैयार नहीं। जिन खेतों के पहले किराया 30 साल पहले बहुत ज़्यादा किराए की बोली लगती थी, इस खेत के मैं दूंगा 15,000 रुपये पहले, और इसको मैं 4 महीने तक इसको बुआई करूंगा, बरसात होगी चाहे नहीं होगी फिर भी मैं 15,000 फ्री है, बरसात एक बूंद भी नहीं गिरेगी तो भी तुम्हारे 15,000 पक्के, मैं जानूँ तुम्हारा खेत जाने। आज तो चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो, कोई खेत को बोने को तैयार नहीं, पैसे देने तो बहुत दूर की बात है। तो एक बातें थी मेरी। तो एक तो सावधानी रखनी है बहुत ज़्यादा इस साल कि कौन सी फसल बोई जाए जिससे कुछ मुनाफा हो सके। दूसरी, जो खेत पड़े हैं उनकी सूचना मीडिया तक, सरकार तक, थेट केंद्र और राज्य सरकारों तक पहुंचे कि किसानों ने घाटा होने की वजह से खेती करना छोड़ दिया है। ये समाचार ही नहीं पहुंच रहे, ये मैसेज पहुंचना चाहिए सरकार तक, ताकि उसमें कोई कार्य योजना पड़े, उसकी जांच हो, अधिकारी आए, उसकी रिपोर्ट तैयार हो कि वास्तव में खेती इसलिए नहीं कर रहे हैं किसान कि घाटा हो रहा है उनको, और वो खेती नहीं करना चाहते सिर्फ इज्जत के मारे कि लोग क्या कहेंगे, इज्जत चली जाएगी, खेत बड़ा। कई बार देखते हैं खेत में, मैंने ऐसे खेत देखे हैं जिनमें एक एक दो दो फली आई हुई है, बरसात नहीं हुई है, फिर भी किसान इज्जत के चक्कर में, अब उसमें
भेड़ बकरियों को जानवरों को डालते हैं तो खा सकते हैं, क्योंकि जो लेबर चार्ज लगेगा वो उसको मिलेगा नहीं। फिर भी वो कहते हैं कि लोग हंसेंगे गांव में कि उसके खेत में खड़ी फसल में पशु चर रहे हैं। ये इज्जत का सवाल है। अभी इज्जत के चक्कर में बड़े लोग हैं, इज्जत के चक्कर में वहाँ पैसे एक्स्ट्रा पैसे लगाते हैं। उनको पता है, कई बार उनसे पूछा है मैंने, कहा इसमें कुछ मिलेगा कि मिलेगा तो नहीं, मजदूरी घर से लगेगी, पर लोग इज्जत जाती है। लोग क्या कहते हैं कि इनके खेत खड़ा, अभी तक फसल खड़ी है, मर जाओ डूब करके कहीं। और इसी वजह से और खेत में कोई बोने वाला नहीं मिले, कोई बुआई नहीं हो रहे, ऐसे पड़ा रहे तो भी कहते हैं देखो खेत ही नहीं बो सके। तो इस इज्जत के चक्कर में बाकी कुरीतियां और कुप्रथाओं का पालन कर रहे हैं। खेती करने के संबंध में भी इज्जत और कुप्रथाएं काम कर रही है यहाँ पर कि लोग क्या कहेंगे। तो ये जो सबसे बड़ी बात ये थी मेरी आपसे हो गई। एक तो इसकी कोई काम करे जो खाली खेत है, और दूसरा सोच समझ करके खेती करें। इतना ही मेरा तो कहना था आपसे, क्योंकि हम अभी थोड़ी ठीक स्थिति में हैं। हमारे यहाँ किसान आत्महत्या का आंकड़ा नीचा है, अभी होगा ये, वो दिन दूर नहीं है। अब हम बिल्कुल उस मुहाने पर खड़े हैं जो महाराष्ट्र आंध्रा में हमने देखा है बहुत ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। यहाँ अभी बहुत कम है, क्योंकि इसके लिए केसीसी का काम हुआ पहले, फिर हमने प्राइवेट बैंकों से लोन ले लिए। अब क्योंकि सरकारी बैंकों से जो केसीसी थी उसकी लिमिट बहुत छोटी थी, तो हमने प्राइवेट बैंक से लोन लेने शुरू कर दिए। प्राइवेट बैंक के लोन बड़े हो गए काफ़ी, और अब फाइनेंस कंपनियों तक हम पहुंच रहे हैं। अगला कदम सीधा आत्महत्या की स्थिति में होंगे हम। तो बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। हमारे वैसे कुछ समझ कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कुरीतियां और कुप्रथाएं और उनकी वजह से, परंतु हम जो खेती के संबंध में कुरीतियां और कुप्रथाएं उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। इज्जत के चक्कर में जो खेती करने जा रहे हैं, और मेरे गांव के कुछ लोग सुन रहे होंगे, उनको सबको पता है कि हमारी काली ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा घाटा दे रही है। तो काली ज़मीन इस गांव में जिन लोगों के पास थी वो किसी ज़माने में इस पूरे इलाके के फेमस किसान थे, क्योंकि गेहूं की पैदावार होती थी। गेहूं जीरा से महंगा बिकता था उस ज़माने में, बहुत ज़्यादा कीमती था गेहूं। तो बहुत ज़्यादा काली ज़मीन रखना हर किसी के बूते की बात नहीं था, बहुत तो ज़्यादा महंगी ज़मीन थी। दूसरा, उस ज़मीन पर राजस्व बहुत ज़्यादा लगता था, फिर भी रखी उन दिनों। परंतु आज स्थिति है वो काली ज़मीन सबसे ज़्यादा घाटे का सौदा हो रही, क्योंकि हरित क्रांति के बाद गेहूं के भाव बाजरे के बराबर आ गए। अब कौन पूछे। और यहाँ तो पैदा तो बहुत थोड़ा होता था, परंतु गेहूं कहीं था ही नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा पैसे लोगों को देने पड़ते थे गेहूं के। इस वजह से यहाँ ठीक था। तो आज तो हमारी जो काली ज़मीन है, विशेषकर मेरे गांव में ये जहाँ जहाँ भी थोड़े काले खेत हैं, उनकी दशा तो बहुत ख़राब है, बहुत दुखी हैं वो किसान। और गांव में किसी ज़माने में काली ज़मीन सिर्फ संपन्न लोगों के पास थी। आज स्थिति है जिनके पास जितनी ज़्यादा काली ज़मीन है उनको हर साल नया कर्ज करना पड़ रहा है, ये हालत है। तो विशेष रूप से जितनी बात करनी थी मैंने कर दी आपसे, और कुछ कमेंट पर बात कर लूँ, बात तो ठीक नहीं रख पाया शायद। हाँ भाई, फूलबगर जी कह रहे हैं, मेराम जी, देश के गरीब मजदूर और किसानों की दुर्दशा हो गई, पेट्रोलियम कंपनियां जनताओं को कोरोना। हाँ, पेट्रोलियम जो डीजल के भाव हैं ये भी बहुत बड़ी त्रासदी है। ऊपर से टीडी है, इस बार तो पूछो मत, पता नहीं क्या क्या है। टीडी भी मंडरा रही है और डीजल हमें पहले निचोड़ लेगा, फिर बीज और जो दवाइयाँ पेस्टिसाइड जो भी हम करेंगे वो अलग है। और अनाज, पिछली साल वाले अनाज अभी पड़े हैं लोगों के पास, भाव बहुत कम है। फल सब्जी फूल इत्यादि में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ किसानों को, पर अनाज वाले किसान भी घाटे में है बहुत ज़्यादा। अब कोई कुछ एक व्यापारिक फसलों का मैं कह नहीं सकता, क्यों सबके बारे में मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, परंतु मैं जो देख रहा हूँ वो यही है कि इस साल किसानों को बहुत सोच समझ करके खेती करनी है। इस
इसलिए मैं आपको सचेत करना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ। अब बाकी लोग क्या सोचते होंगे, ज़्यादा लोग जानते हैं, वो ज़्यादा सोचते होंगे। और सरकारें जो है आज़ादी के बाद से ही समझो ना, आप तो थोड़े से सालों तक किसानों का थोड़ा रहा था, बाकी किसानों और पशुपालकों को वैसे कुछ नहीं माना जाता इस देश में। आज़ादी से पहले ज़रूर किसान थोड़े ज़्यादा भारी थे, क्योंकि उस समय इतना खाद्यान्न निर्भरता के लिए किसान की बहुत ज़रूरत थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने तक किसानों के लिए बहुत ज़्यादा नारा भी दिया था, जय किसान का, और क्योंकि खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की ज़रूरत थी उस समय। परंतु आज हमें कोई नहीं पूछने वाला है। आज हमसे कुछ भी करें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये तो थोड़ा मीडिया में हम कहें कि हमने खेती करना छोड़ा है, ये तो थोड़ा कोई दबाव बने, एक हवा बने, मीडिया कुछ उठाए इस बात को, तो कुछ बात बन सकती है। बाकी तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं लग रहा हमें। मैं कैलाश जी सो बिल्कुल सही है जी। राजेंद्र जी बांगड़ा चूहा, हर क्षेत्र में जानकारी रखने वाले व्यक्तित्व के धनी को सैल्यूट। अजी खेती तो मैं करता है, मैंने बैलों से खेती की है। वो सारी कई वर्षों तक बैलों से खुद ने खेती की है। और सारा खेती का काम मैं करता था, और उस समय खेती घाटे में भी नहीं थी, मैं देखता था। परंतु आज इस बैलों से भी घाटे में नहीं थी। हालांकि ट्रैक्टर से उल्टा घाटा कम होना चाहिए, बैलों से अगर आज खेती करें तो और महंगी पड़ जाएगी। तो आज स्थिति बिल्कुल दूसरी है, इसलिए मैं कहना ज़रूरी समझ रहा था आपसे। कैलाश जी सो कोई खेती करने भी नहीं रहा है, बहुत परेशान हो गया है। मैं तो ट्यूबवेल प्यूपल, और इस बार की तो टीडी ने आतंक मचा रखा है। कपास की आधी खेती, हाँ कपास जो नई हो रही है पौध, उस पर टीडी का हमला जगह जगह हुआ है। कैलाश जी चिंता की बात है ये। और कपास एक व्यापारिक फसल है, इसने थोड़ी हमारी स्थिति को ठीक किया है। जगदीश जी गोदारा, महंगाई बढ़ रही है, पर महंगाई का फायदा उत्पादकों को नहीं मिलकर उद्योगपतियों को मिलता है। हाँ, ये एक बात चल रही है कि किसान के हाथ से फसल निकलने के बाद कृषि जिन्सों के भाव बढ़ते हैं। परंतु अगर जो कृषि जिन्सों के भाव हैं, आज जो भाव हैं वो संतोषजनक नहीं है। अगर 30 साल पहले 1500 में गेहूं मिलता था तो आज 15,000 होना चाहिए। अगर बाकी चीज़ों का देखें, अगर लोगों की तनख्वाह देखें, लोगों की आमदनी देखें, मजदूरी की रेट देखें, डीजल की देखें, सारी चीज़ों को देखें, तो गेहूं के भाव 15,000 होने चाहिए। अगर कंपैरिजन करें हम मूल्य सूचकांक को, देखो आप, ये क्या है? वो महंगाई हमारे लिए वरदान थी मित्रों। जब महंगाई थी तो हम मज़े में थे, क्योंकि उस समय 1500 में हमारा गेहूं बिक जाता था, बाजरा बिक जाता था। आप ताजुब करोगे कि आज से 35 साल पहले मैंने 1500 रुपये क्विंटल में तिल बेचे हैं। आज से 35 साल पहले, उस समय 1500 रुपये, एक अध्यापक, 3-4 अध्यापकों की सैलरी भी नहीं होती थी, और तिल बेचे मैंने 1500 रुपये क्विंटल में। ऊंट छकड़े से लेकर के गया नागौर और बेच के आया मैं। तो बताओ, और वो रुपये बहुत ज़्यादा थे कि अब नौकरी वाले तो देखते थे सामने कि देखो 1500 के तिल, 1500 रुपये क्विंटल के तिल बिक गए। अब नौकरी वालों 1500 कब कमाएगा वो? ये हालत थी। तो हमारी कमर किसने तोड़ी है? हम महंगाई की चीख चिल्ला कर हमने कर तोड़ी है खुद ने। हमें महंगाई के बारे में बोलने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? और हमारी भीड़, हम जयकारे लगा रहे हैं, नेताजी गांव में आते हैं, भाषण देते हैं, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। हम कहते हैं महंगाई बहुत, नेताजी कहते हैं अब आपकी महंगाई कम करेंगे। तो महंगाई हमारी कमर तोड़ के जाएंगे नेताजी। महंगाई हमारी चीज़ों की कम होगी। तो मतलब उन दिनों के भावों को अगर याद करें, वो उस समय जब 1500 के तिल थे क्विंटल, तो आज तो 15 लाख के क्विंटल होने चाहिए तिल।
मतलब इतना कंपैरिजन अगर देखें, 15 लाख नहीं तो 1.5-2 लाख रुपए क्विंटल तो होना ही चाहिए, इतना महंगा था वो तेल उस दिन। और वो भी लोग मजदूरी करके तेल खाते थे, तेल सब्जी में तेल डालते थे, इतना महंगा तेल खरीद करके भी। आज भी डाल सकते हैं, चलो हमारा महंगा मत दिलवाओ आप, उनको धनवान करते रहो, जिनको सस्ता खिलाना चाहते हो, खाना पीना सब सस्ता दिलवा रहे हो, परंतु या तो हमें कोई तकनीक दी जाए ऐसी कि हमारी फसल का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़े। ऐसी कोई देखो इंटरनेशनल लेवल पे आज आधुनिक तकनीक है दुनिया में कि उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, परंतु वो भी नहीं, न तो उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और न हमें जो थोड़ा उत्पादन हो रहा है उसका कोई मूल्य दिया जा रहा है। हम कब तक खेती करेंगे? और इज्जत के चक्कर में खेती कर 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 हम कब तक करेंगे? भाई जगदीश जी गोदारा, महंगाई बढ़ रही है पर महंगाई का फायदा, हाँ ठीक है, यहाँ काफी लिखा है इन्होंने ना, कच्चा माल बिल्कुल सस्ता जाता है, उद्योगपतियों कच्चे माल से वस्तुएं बनाते तो महंगी हो जाती है, इसका भार उत्पादक। अजी आप कह रहे हो कच्चा माल सस्ता जाता है, तो कच्चा माल सस्ता क्यों जा रहा है? हमारा माल सस्ता जा रहा था सरकारों की नीतियों की वजह से हुआ सारा सस्ता। मैं पुराने कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। हाँ प्रेमाराम जी सियाग बहुत बड़ी बात कह दी, हाँ कोई बात हो गई होगी। मुंशी राम जी सिंह और आपकी महानता को प्रणाम, ठीक है गजब की बात कर रहे हैं आप। लगातार बनाते रहें। आज किसान खेती अपने, हाँ दिनेश जी लावा, व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि केवल पेट भराई के लिए करते हैं, हमें खेती से कोई विशेष लाभ नहीं है, फिर भी हम खेती करते हैं। हम करें भी क्या, ये दिक्कत हो रही है। सुरेंद्र जी के बहुत बड़ी बात कह दी गुरुजी। गुरुजी बहुत से अंधभक्तों को एलर्जी होती है पेट्रोल डीजल के भाव सत्य बताने पर। अब वो है, अब क्या बताएं, दुखद है ये मामला। क्या राम जी गोदारा बहुत अच्छी बात बताई साहब। भाई राजेंद्र कुमार जी, एक तो सभी परिवार के सदस्यों को कोई न कोई जॉब करना चाहिए। हाँ सही है, परिवार के मतलब स्त्रियों को भी काम करना चाहिए। हर घर में स्त्री भी कमाने, ये नहीं स्त्री कोई रोटियां बनाएगी ये करेगी, हर स्त्री का कोई कोई बिजनेस होना चाहिए, कोई कोई काम होना चाहिए। और हर के लिए, हर आदमी के लिए। ये तो अभी तो स्त्रियों को तो बाहर नहीं निकलने देते, बेवकूफ़ियाँ बहुत है। हाँ ठीक है, खेती में तो करीब करीब स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा काम कर रही है, परंतु वो अलग से काम नहीं, वो तो खेती में काम करेंगे, उसमें तो घाटा ही घाटा, दिक्कत तो ये है। तो दूसरा कोई जॉब है वो तो आदमी ठीक हो रहा है, बाकी खेती पर निर्भर है, उनकी दिक्कत खराब हो रही है, दिक्कत ज़्यादा गड़बड़ है। राजेंद्र जी सही कह रहे हैं। किसान एकता व किसानों खुद की निजी खरीद केंद्र हो, केवल वहीं पर सब खरीदें, सरकारें भी। हाँ ऐसा कुछ किया जाए, जो भी आप कर सकते हैं। बंसी जी पूरा सही बात है। प्रकाश जी जाकर करने की तो कुछ नहीं, पर हमारे यहाँ एक पार्टी किसानों की बात करते हैं कॉमरेड। हाँ करते हैं कॉमरेड, पूंजीपतियों के खिलाफ किसानों की काफ़ी किसान सभा और वो लोग करते हैं, काफ़ी हो अल्लाह तो काफ़ी करते हैं, और उसका कुछ असर भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसान ज़्यादातर जुड़े हुए हैं उनसे। बंसी जी, सर जी 2002 में मैंने 14,000 में जीरा बेचा है। अब देखो बंसी जी ने कहा है कि 2002 में 14,000 में जीरा बेचा है, आज 11,500 में बेच के आया हूँ, ये हालत है 18 साल बाद में। और उससे पहले भी जीरा तो आज से 25 साल पहले भी 12-13 हज़ार रुपये था, ये हालत है। आप 1,500 रुपये क्विंटल के तिल 35 साल पहले बेचे, मतलब आप बड़े जमींदार थे, गरीब किसानों की पीड़ा समझ रहे हो, बड़ी बात है, आपका साधुवाद है। अजी मैं ऊँट छकड़े में लेकर के गया था, 7-8 बोरी तिल थे मेरे पास, तो काफ़ी मुझे बड़ा यूँ वो क्या है कि अकाल था, और पिछले साल पुराने सालों के पड़े थे, 2 साल पुराने तिल थे मेरे पास, तो संयोग से पड़े थे, तो मैं बेच के आया था वहाँ उनको। 1 साल पुराने थे या 2 साल पुराने थे तिल थे मेरे पास, तो किल्लत थी अनाज की बहुत ही। आंसू जाट बम्बू सुरपुरा, जब भी किसानों की खेती की बात उठाते हैं
तो किसानों की औलाद ही बेस करने आ जाती है। सही बात है जी। महेंद्र जी मेघोड़, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है मध्यम वर्ग को, आप इन लोगों को जागरूक करते रहें। मेरी हार्दिक बहुत अच्छा, आपकी शुभकामनाएं मेरा संबल बनती है और आप लोग इतना सुनते हो। ठीक है, इसको मैं YouTube पर भी चढ़ा देता हूँ और इस प्रकार के कई वीडियो मैंने लगाए हैं अभी भी और ज़्यादातर लोगों को पता भी है। तो आपको ये बात ठीक लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सत्र शुरुआत में ठीक ढंग से नहीं चला शायद, चलो जैसे भी है, आप उन्हें शेयर करें तो उसमें थोड़ा ये लिख दें कि इतने मिनट आगे लेकर के वहाँ से कोई चीज़ जो भी आप दिखाना चाहते हैं अपने मित्रों को, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वो थोड़ा ठीक रहता है। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है रोज़ाना। और कल मैं चाहता हूँ कि वो एक आयुर्वेद वाले झोला छाप बाबा का विषय ले लें। कोरोना का इलाज कर रहे थे, आज तो वो इनकार कर गए कि मैं कोरोना का इलाज नहीं कर रहा हूँ, परंतु बहुत बड़ा दुखद मामला है। इन बड़े बड़े झोला छाप जो डॉक्टर हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस देश में, जो पूरी दुनिया के मेडिकल साइंस के साथ मजाक कर रहे हैं। तो उस विषय पर मैं बात करूंगा काफ़ी, क्योंकि हमारे देश में अगर देखा जाए तो ये आयुर्वेद जो है वो खुद ही एक पाखंड की फैक्ट्री है पूरी की पूरी। आयुर्वेद इलाज कम है, पाखंड ज़्यादा है। पूरा अंधविश्वास और पाखंड पर जीने वाला महकमा है ये। तो ये पुरानी परंपरा, इस देश में पुराना कुछ था नहीं तो उसको पुराने का संरक्षण किया जा रहा है कि हमारे देश में ऐसी कोई चिकित्सा पद्धतियाँ थी, तो उसके संरक्षण के चक्कर में हमारे पास आयुर्वेद की पद्धति थी, आयुर्वेद में सर्जरी था, ये था वो था, परंतु उसके संरक्षण के चक्कर में हम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो इस विषय पर कल मैं चर्चा करना चाहूँगा। यही तय कर रहा हूँ अभी या तो आती कि ये झोला छाप बाबाओं पर जो कार्रवाई नहीं करती है सरकारें, पता नहीं क्या इनकी इच्छा शक्ति इतनी कमज़ोर है कि ये कुछ कर नहीं रही है और ये नरक बना रहे हैं इस देश को। कभी कोरोना का इलाज कर रहे हैं, कभी कहते हैं प्रतिरोधी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं हम, तो ये और दवाइयाँ कह रहे हैं कि ब्लैक में बिक रही है बहुत ज़्यादा। एक थोड़ा सा सगुफा छोड़ा, माल बिक रहा है बाज़ार में और कुछ कोई करने वाला नहीं है। बाबा ने स्टेटमेंट चेंज कर दिया, मैंने कोरोना की दवाई की बात ही नहीं की। अब बाबा के स्टेटमेंट से ही संतुष्ट हो जाते हैं सब लोग। हालांकि कई शिकायतें हुई है, कई मुकदमे भी हुए हैं उन पे, परंतु ये इनका बड़े झोला छापों का कोई कुछ हो नहीं रहा है। हाँ भाई, सिया राम जी, राम राम सर जी। गांव खेत कल्याण की दोनों बड़ी पार्टियां मध्यम मजदूर बेरोजगार किसान वर्ग को लूटा जा रहा है, दबिया जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम नीतियां बना रहे हैं, जबकि नीतियां किसान मजदूर गरीब के खिलाफ कौन। हाँ, मामला गड़बड़ है साहब। चलो, तो कल का विषय आज इतना ही, शुरू ही ठीक है इसका। कल उस पर चर्चा करेंगे अपन। और पहले किसान अनपढ़ थे इसलिए अपनी बात रख नहीं सकते, लेकिन अब किसानों की औलाद पढ़ी लिखी है, लेकिन किस पार्टी की अंधभक्ति मिले, हाँ किसी की भी हो, मतलब किसानों की औलादों की स्थिति बहुत ज़्यादा, ये अभी भी नहीं देखते कि किस संघर्ष से किसान आया है। आज मैं एक गांव में बात कर रहा था बुजुर्गों से, मैं तो सुनता बहुत कम हूँ, फिर भी ज़बरदस्ती यूँ ही बात चल रही थी। तो एक बुजुर्ग कह रहे थे कि राठौड़ी रात तो भाई बलदेव राम जी हुए और गमा हुए गम तो ही कौन क्यों, वो न रहो जो गमाए दियो। मतलब आज़ादी के बाद किसानों से कई दिनों तक बेचारों से खलियान लाट लिए जाते थे, खेतों की फसलें ले ली जाती थी। तो बलदेव राम ने मतलब जान जोखिम में डाल करके गांव गांव में आकर के लोगों को संबल दिया और खड़ा किया कि तुम्हारा अनाज घर में ले जाओ, जो होगा मैं देख लूँगा। मतलब बहुत मुश्किल हुआ था उन दिनों। तो वो लोग आज भी जो बुजुर्ग हैं उनको पता है, परंतु किसानों के बच्चों को पता ही नहीं कि क्या था बलदेव राम का आंदोलन, क्या था। आज मारवाड़ में जो एजुकेशन देख रहे हैं ये उस बलदेव राम की बदौलत है पूरी की पूरी। हर छोटे बड़े कस्बे और शहर में
किसान छात्रावास बनवाई। उन छात्रावास को भले ही लोग जाट बोल्डिंग कहते होंगे, परंतु नाम रखा किसान छात्रावास। कोई जाति बंधन नहीं, किसी भी जाति का बच्चा किसान छात्रावास में पढ़ेगा। होना चाहिए वो गांव का रहने वाला, शहर में उसका मकान नहीं होना चाहिए, वो किसान छात्रावास में रहेगा। इतनी अच्छी सुविधा पढ़ने की उन्होंने की गाँव, और पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा शिक्षा का जन आंदोलन चलाया कि बच्चे पढ़ाओ। बस फ्री में पकड़ पकड़ के ले जाते थे कि मैं पढ़ाऊंगा आपका, आप तो बच्चा उधारा दे दो मुझे, और ले जाके उनको पढ़वाया। धनपतियों से पैसे मांगे, भीख मांगी, कैसे लिया, और उनको रोटी डाली, उनको पढ़वाया बच्चों को। तो कितनी मुसीबत में। और इसी प्रकार सर छोटू राम ने किसानों को बहुत ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश की। तो ऐसे और लोग हुए, सर कुंभाराम हैं और हैं। तो इन लोगों को देखना पड़ेगा कि इन लोगों ने कितनी मेहनत करके किसानों को ऊपर उड़ा, और किसान ऊपर उठे, निश्चित रूप से किसान ऊपर उठे। 80 के दशक तक किसानों की स्थिति काफ़ी ठीक हो गई, बाद में वापस कमज़ोर हुई। सभी दृष्टि से ठीक हुई, बाद में कमज़ोर हो गए वापस। ये नहीं कह रहा हूँ कि बाद में गरीब हो गए, अपेक्षाकृत कमज़ोर हुए दूसरों से। एक बार किसान काफ़ी ऊंचे उठ गए थे, लोगों की बराबरी में आ रहे थे, आज किसान वापस पिछड़ गया। ये तो नहीं कह रहा हूँ 80 के दशक के बाद किसानों के पास कुछ नहीं बढ़ा, परंतु उस अपेक्षाकृत रूप से नहीं बढ़ा जो दूसरों के पास बढ़ा, क्योंकि पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। तो किसान के पास भी कुछ हुआ, साइकिल की जगह मोटरसाइकिल आई, कार आई, जीप आई, परंतु अपेक्षाकृत रूप से वो कमज़ोर हो गया। और आत्महत्या की स्थिति इसी वजह से बन रही है, पहले ये नहीं थी। तो ठीक है, तो मैं आगे नहीं चल रहा हूँ। सियाराम जी मान लो हमारे युवा धर्म की अफीम पी रहा है, और जब किसान का युवा वर्ग, हाँ सही बात है जी, किसान का युवा वर्ग किसान नीतियों के खिलाफ बगावत के सुर बोल रहा है। हाँ, किसान नीतियों के खिलाफ युवा बोल रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं। ये जो गोबर गणेश बच्चे हैं हमारे, ये तो लड़ते हैं मेरे से तो बहुत ज़्यादा फेसबुक पर, चाहे जब ये तो खड़े हो जाते हैं अंट संट बोलने लग जाते हैं। अब करें भी क्या, बेचारों में अकल भी कम है, मेरी बात को उल्टा समझते हैं हर बार। मैं कहता कुछ हूँ, ये समझ कुछ और जाते हैं। तो इनके तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि समझ की कमज़ोरी है, करके भी है। और वो बातें उनके बहुत समझ में आती है, जब कोई जय श्री राम करता है या ऐसा कुछ हिंदुत्व और पाकिस्तान और वो करते हैं, तो तब इनके बहुत और बड़े यूँ उछल कूद करने लग जाते हैं बंदरों की तरह। ठीक है, तो एक बार सभी मित्रों को फिर से मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। और इतना कह करके मैं ये आज का सेशन समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद आप सबके सहयोग के लिए।